Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular video would be 21st of December to 27th of December. तो 21st December से लेके 27 December तक जो भी important economy related articles थे, news items थी, वो सारी हम cover करेंगे. जो आर्टिकल हम कवर नहीं करेंगे वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये याद रखना, इसीलिए नहीं कवर कर रहे उसे. एनीवे, हम ये देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कौन सी न्यूज आइटम्स डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ लुक एट द इश्यूज दैट वी नीड टू कवर. ऑलराइट, सबसे पहला इशू जो हम करेंगे, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस चल रहा था बिटवीन केन एनर्जी, एक बहुत बड़ी एमएनसी है, और इंडिया का, और इंडिया हार गया वो केस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में. तो उससे रिलेटेड ना बहुत बड़ा एक तरह से बहुत ज्यादा मतलब एक विस्फोट सा हुआ है, क्योंकि अभी वोडाफोन से 3 महीने पहले इंडिया हारा था और अब केन एनर्जी से हार गया. और इशू कौन सा था? इशू था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस का. तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस क्या है, ये डिस्प्यूट क्या चल रहा था, और फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स इंडिया में आने से घबराएं ना, उस चीज को देखते हैं. Alright? फिर हम कवर करेंगे इशू ऑफ लेबर कोड्स एंड लेबर डिस्प्यूट्स. अभी कर्नाटका में ना एक एप्पल की एक फैसिलिटी है, वैसे एप्पल की नहीं है, एक कंपनी है ताइवान की विस्ट्रॉन. उसको एप्पल ने ना कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि आईफोन के जो कंपोनेंट्स है ना वो असेंबल करें. तो ताइवानीज कंपनी ने वो असेंबली की जो फैक्ट्री है ना वो कर्नाटका में खोली हुई थी. अब विस्ट्रॉन के जो पार्ट्स असेंबल करने की फैक्ट्री थी एप्पल की, उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लेबरर्स ने ना मतलब काफी बड़ा प्रोटेस्ट करा और वायलेंस भी हुई. तो उससे रिलेटेड ना लेबर रेगुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, और जो हमारा करंट कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, वो डिबेट में आ जाता है और उस पर मेंस टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो वो हम देखेंगे इसमें. देन एक नई न्यूज आई है कि जो डीटीएच सर्विसेज है ना, जैसे टाटा स्काई वगैरह वगैरह, इनमें अब 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है. प्लस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कुछ और चेंजेस भी करे हैं. तो उन चेंजेस का सिग्निफिकेंस क्या है और एफडीआई क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं एफडीआई से रिलेटेड. इस साल का जो पेपर था, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर था यूपीएससी का, उसमें एफडीआई से क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो हम एफडीआई के बारे में भी अलग से चीजें कर लेंगे, और ये जो डीटीएच को लेके 100% एफडीआई अलाउ करिए उसको भी देख लेंगे. ऑलराइट, और हमेशा की तरह एंड में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड. मैं हमेशा अब आप देख रहे होंगे पिछले 6-7 वीडियोस से इकोनॉमी की, आई शॉर्टलिस्ट सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट यू शुड रीड योरसेल्फ. अगेन द आइडिया इज कि योर मेंस आंसर राइटिंग वुड इंप्रूव इफ यू रीड रेगुलरली दीज आर्टिकल्स. ऑलराइट, तो आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी, प्लस आपके पास आर्ग्यूमेंट्स अच्छे फॉर्म होंगे. क्लियर? तो कुछ 3-4 आर्टिकल्स मैंने शॉर्टलिस्ट करें, उनको भी हम एंड में देख लेंगे. क्लियर? मेक सेंस? तो बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इशू, द इशू ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस. नाउ इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल हमने शॉर्टलिस्ट करें जो हमने यूपीएससी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एक द हिंदू में आया था और एक आया था इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज में. नाउ इशू क्या है, देखो, जब भी कोई बाहर की बड़ी कंपनी आपकी कंट्री में आती है ना, जब भी कोई बाहर की बड़ी कंपनी, जिसे हम एमएनसीज भी कह देते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जब वो इंडिया में आएंगी, ठीक है, इंडिया में इतनी भारी भरकम लेवल की इन्वेस्टमेंट करेंगी, ठीक है, तो फ्यूचर में इंडिया और इस एमएनसी के बीच में डिस्प्यूट ना हो जाए, उसके लिए जहां की ये एमएनसी होगी उस कंट्री के बीच में और इंडिया के बीच में एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है. अब ये जो अभी का डिस्प्यूट है ना, ये है बिटवीन केन एनर्जी और इंडिया के बीच में, इंडिया की टैक्स अथॉरिटी के बीच में, टैक्सेशन को लेके है. अब केन एनर्जी जो है वो यूके की कंपनी है, तो इन दोनों ये केन एनर्जी और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट होगा वो कैसे रिजॉल्व होगा, ये सारा कुछ कवर्ड होता है इन अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन यूके एंड इंडिया. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि केन एनर्जी को कुछ इंडिया के टैक्स अथॉरिटी से कुछ डिस्प्यूट था, दोनों के बीच में डिस्प्यूट था. वो डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ये साइन हुआ था कि एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है हेग में, वहां पे इन दोनों का डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा. और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना जो अवार्ड दिया, अपनी जजमेंट दिया, उसमें उन्होंने इनको फेवर कराया.
सिमिलरली वोडाफोन और इंडिया के बीच में भी हो गया था, और तब भी एक आर्बिट्रेशन सेंटर ने वोडाफोन को फेवर करा था। तो हम ये बड़ी एमएनसीज के साथ केसेस हार क्यों रहे हैं, इंडिया हार क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि इंडिया की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से कंपनीज थिंक दैट इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना ना खतरे से खाली नहीं है, प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा खराब है। अब इंडिया की टैक्सेशन की ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जिससे बार बार बड़ी बड़ी एमएनसीज को प्रॉब्लम हो रही है, राइट? वो देखते हैं, और वो आपको पता चल जाएगा जब आप ये केन एनर्जी वाला डिस्प्यूट समझ लोगे। क्लियर? तो फटाफट से डिस्प्यूट समझ लेते हैं क्या है, फिर आपको पूरा आइडिया हो जाएगा और आप वे फॉरवर्ड भी लिख पाओगे। क्लियर? चलो, तो देखो डिस्प्यूट कुछ ऐसा था। वैसे भी डिस्प्यूट से पहले ना आपको कुछ पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है? क्या होता है कि जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, जैसे केन एनर्जी है, इसकी ना इंडिया में कुछ 26 कंपनीज थी केन एनर्जी की, ठीक है? तो ये 26 कंपनीज की ओनरशिप इसने पता कैसे दिखाई? केन एनर्जी ने एक और कंपनी खोली जिसका नाम था केन इंडिया होल्डिंग्स, ठीक है? उसे इंडिया में रजिस्टर करा, और जितनी भी ये 26 कंपनी थी इन सबके शेयर्स की ओनरशिप दे दी इसको। और ये सब ये इसलिए करते हैं टैक्स बचाने के लिए। मान लो अगर केन एनर्जी इंडिया में शिफ्टेड हो तो इंडिया का टैक्स उस पर लगेगा, तो ये ना कहीं और कंपनी बना देते हैं और उसकी ओनरशिप दिखा देते हैं इंडिया की कंपनीज पे, ताकि इंडिया से टैक्स में बच जाएं। इन्हें शेल कंपनी का रूट भी कहते हैं। खैर, कंपनी जैसे करती रहती हैं। अब केन एनर्जी ओन करता है केन इंडिया होल्डिंग्स को, और केन इंडिया होल्डिंग्स सारे शेयर्स पकड़े हुए उसने, उसकी ओनरशिप में है ये 26 कंपनियों के। अब 2006-7 में क्या करा, केन एनर्जी ने डिसाइड करा कि हम एक ना नई एंटिटी बनाते हैं, केन इंडिया, और इन 26 कंपनीज में से जो एनर्जी रिलेटेड कंपनी है ना, जो कोल एनर्जी, पेट्रोलियम, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज होती हैं, उनके शेयर्स उठा के ट्रांसफर कर देते हैं केन इंडिया को। तो केन इंडिया होल्डिंग्स के पास जो कुछ कंपनीज के शेयर्स थे ना जो इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, वो उसने ट्रांसफर कर दिए केन इंडिया को। केन इंडिया एक और इन्होंने कंपनी रजिस्टर कर दी इंडिया में। नाउ ट्रांसफर कैसे होता है? ट्रांसफर ऐसे ही होगा, ये दिखाएंगे कि केन इंडिया ने केन इंडिया होल्डिंग से शेयर्स परचेज कर लिए, राइट? ऐसे ही ट्रांसफर दिखाएंगे। अब परचेज कर लिए तो केन इंडिया को कुछ खर्चा करना पड़ा होगा, उन्होंने इससे शेयर्स खरीदे हैं, इससे पैसा लिया, सॉरी इसको पैसा दिया, शेयर्स ले लिए, है ना, कंट्रोल ले लिया कुछ कंपनीज का। तो इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, लेन देन हो रहा है पैसे का, बट इनको कोई नुकसान फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी अपने घर की कंपनी है, ये भी घर की कंपनी है। केन एनर्जी के दो कंपनीज हैं, सब्सिडियरीज हैं, दोनों आपस में पैसे का लेन देन कर रही है, इससे कोई फायदा नुकसान तो हो नहीं रहा। ये तो इंटरनल रीअरेंजमेंट है ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का रीअरेंजमेंट सा सिस्टम है ये, है ना? तो ये ओनरशिप रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, पर ना ऐसे परचेज वगैरह कर रहे हैं। क्लियर? नाउ केन इंडिया जिस प्राइस पे इससे खरीदेगा ना शेयर्स, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। क्योंकि दोनों सेम एक ही कंपनी, एक ही पेरेंट कंपनी की सब्सिडियरीज हैं, दोनों आपस में पैसे का लेन देन करेंगी, जिस प्राइस पे करेंगी उन्हें ट्रांसफर प्राइस कहेंगे। तो केन इंडिया ने शेयर्स लिए इससे, केन इंडिया होल्डिंग से कुछ, और उसके लिए जो पैसा पे करा पर शेयर, उसे हम ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। और आपको पता है यही कुछ डिस्प्यूट है। अब डिस्प्यूट क्या है? आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ना एक टैक्स लगता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल गेन के टैक्स। उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब कैपिटल गेन टैक्स पता है क्या होता है? मान लो आपके पास कोई एसेट पड़ा हुआ है 1 करोड़ का, ठीक है? तो आपने ना 1 करोड़ का लैंड खरीद लिया और 4-5 साल बाद आपने उसे 5 करोड़ का बेच दिया, ठीक है? तो आपको जो फायदा हुआ है वो 4 करोड़ का हुआ है, तो उसे हम कहेंगे आपको कैपिटल गेन हुआ है 4 करोड़ का। तो जब आप 1 करोड़ का सामान खरीद के, कोई भी एसेट खरीद के 5 करोड़ का बेचते हो, तो जो आपका कैपिटल गेन होता है ना 4 करोड़ का, उस पे गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है जिसे हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, राइट? वो कुछ भी हो सकता है, 18%, 20%, 15%, कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल गेन टैक्स से बहुत पैसा कमाती है, और कैपिटल गेन टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। अब केन इंडिया होल्डिंग्स के पास कुछ शेयर्स पड़े हुए थे इन कंपनीज के,
राइट? इन कंपनीज के जो इनके पास शेयर्स पड़े हुए थे, इनके पास तो बड़े सस्ते वाले शेयर्स पड़े होंगे, राइट? कभी बहुत कम शेयर्स थे, पर क्योंकि केन इंडिया बढ़ता गया तो उन शेयर्स के प्राइसेस बढ़ते गए। अब जब केन इंडिया होल्डिंग्स केन इंडिया को ये शेयर्स बेचेगा तो कुछ कैपिटल गेन हुआ होगा। 10-10 रुपए के शेयर्स थे जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, आज ये शेयर 100-100 रुपए के हैं। तो जब आप ये शेयर्स बेचोगे केन इंडिया को तो आपको जो पैसा आया है उस पर कुछ कैपिटल गेन हुआ है, और वो कैपिटल गेन पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाती है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा ना। ये कंपनीज ना टैक्स बचाने में बहुत स्मार्ट हैं। ये ना एग्जिस्टिंग लॉ में जो लूप होल्स होते हैं ना उनको एक्सप्लॉइट करती हैं। अब 2006-7 में ये सारा प्रोसीजर हुआ था। 2006-7 में ना गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नहीं बताया था कि ट्रांसफर प्राइस आप किस बेसिस पे सेट कर सकते हो, राइट? तो इन्होंने पता क्या करा, अगर ये 10 रुपए के शेयर 100 रुपए को बेचते केन इंडिया को तो 90 रुपीस का इन्हें कैपिटल गेन दिखाना पड़ता और उस पर टैक्स ज्यादा देना पड़ता। अब क्योंकि ये घर की कंपनी है, इन्होंने दिखा दिया कि हमने 10 रुपए का शेयर था 20 रुपए का इनको बेच दिया, जबकि मार्केट में शेयर्स की वैल्यू 100 रुपीस है। किसी और एंटिटी को बेचते तो 100 रुपए लेते, पर क्योंकि घर की कंपनियां आपस में सेटिंग इन्होंने बहुत कम दिखा दिया, इन्होंने ट्रांसफर प्राइस बहुत कम दिखा दिया। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा दिखाएंगे तो ज्यादा कैपिटल गेन होगा, ज्यादा कैपिटल गेन होगा तो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, राइट? तो 2006-7 में ना इन्होंने पता क्या कर दिया, गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें ये लूप होल को एक्सप्लॉइट करा, ट्रांसफर प्राइस इतना कम कर दिया कि इनको बहुत कम कैपिटल गेन टैक्स देना पड़े, ठीक है? और हो गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि यार मार्केट में तो शेयर्स की वैल्यू चल रही है 100, इन्होंने 20 रुपए की ट्रांजैक्शन दिखा के इन्होंने तो अपना टैक्स बहुत ज्यादा बचा लिया, ठीक है? पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी जानती थी कि ये तो आपके इनकम टैक्स एक्ट में लीगल लूप होल है। इस लीगल लूप होल का फायदा उठा लिया इन्होंने, ठीक है? ये स्मार्ट थे, इन्होंने फायदा उठा लिया लीगल लूप होल का। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है कि यार ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज टैक्स एक तरह से बचाई जा रही हैं लीगल लूप होल्स का फायदा उठा के। उसे एक और नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। जब आप लीगल लूप होल को एक्सप्लॉइट करके टैक्स बचाते हो उसे टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। एक और वर्ड आप सुनते होगे टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन होता है जब आप इलीगल मीन से करते हो, इन्होंने तो लीगल मीन से करा, लीगली लूप होल का फायदा उठा के टैक्स अवॉइडेंस करी है। क्लियर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आ गया गुस्सा। तो 2012 में ना उस टाइम कांग्रेस की सरकार होती थी। 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स एक्ट में करी अमेंडमेंट, ठीक है? और ये लीगल लूप होल खत्म कर दिया। ट्रांसफर प्राइस को लेके लीगल लूप होल इन्होंने कर दिया फिनिश। मेक सेंस? ठीक है? तो जैसे लीगल लूप होल फिनिश कर दिया, ठीक है, केन इंडिया खुश है। केन इंडिया सोच रहा है या केन वाले सोच रहे हैं कि ठीक है चलो, हमने तो पर लीगल लूप होल अमेंडमेंट से पहले कर ली थी ये ट्रांजैक्शन, बढ़िया है, आगे से थोड़ा हम और आगे से नहीं कर पाएंगे पर हमने तो अपना काम कर दिया, है ना? तो 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो लीगल लूप होल को कर दिया खत्म, जिससे फ्यूचर में कंपनीज ऐसा ना कर पाए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल ठीक काम करा। पर मुद्दा पता है कहां स्टार्ट होता है? मुद्दा स्टार्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और चीज डाल दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये अब सिर्फ फ्यूचर के लिए लीगल लूप होल नहीं है, पास्ट में भी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिन्होंने इस लीगल लूप होल का फायदा उठाया है उन पे भी ये अमेंडमेंट लागू हो जाएगी। जब भी आप अमेंडमेंट करते हो ना तो वो फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर में अब जो भी होगा वो इस लॉ के अंडर होगा। पर जब आप लॉ डाल देते हो और कहते हो कि अब ये पास्ट के भी सारे एक्शंस पे ये लॉ लागू होगा, तो आप कहते हो आपने लॉ को दे दिया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आपने सुना होगा, आपने जब पॉलिटी पढ़ी होगी तो हमने करा हुआ है ना वो चीज कि क्रिमिनल लॉ कोई भी है ना उस पे आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं ला सकते। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मास्क ना पहनने पे फाइन रखा हुआ है, राइट? आप वो फाइन पे कर देते हो, ऐसे कर देते हो, सारा अपना सारा सिस्टम है। अगर नहीं पहनते, मान लो 10 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पता क्या करती है, एक और लॉ निकालती है, अमेंडमेंट करती है, उसमें कहती है कि जिसने मास्क नहीं पहना उसे उम्र कैद की सजा है। ठीक है, आप कहोगे ठीक है चलो आगे से मास्क पहन लेंगे, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है ना एक और चीज, अब ये जो हमने अमेंडमेंट करी है ना 10 साल बाद, इसका इफेक्ट होएगा पिछले जितने भी एक्शंस हैं। मतलब आपने 10 साल पहले अगर मास्क नहीं पहना था तो आप पे उम्र कैद की सजा लागू हो जाएगी। आप कहोगे यार हमें उस टाइम पे पता नहीं था, हमें तो लगता था फाइन होएगा, पर गवर्नमेंट कहेगी नहीं, हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालेंगे। ना गवर्नमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रेट्रोस्पेक्टिव लॉज नहीं ला सकती क्रिमिनल चीजों में, क्रिमिनल केसेस में। ठीक है,
है ना, और उसका राइट रीजन है। अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो तो आप कहोगे यार ये बड़ी अजीब बात है, 10 साल बाद तो आप कुछ भी कर दो। मैंने मास्क इसलिए नहीं पहना था क्योंकि मुझे लगा चल फाइन दे दूंगा, पर अगर मुझे पता होता कि उम्र कैद की सजा होगी तो मैं ब्रश करते हुए भी मास्क पहनता। ठीक है, तो इसीलिए ये अनप्रिडिक्टेबल चीज हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिमिनल केसेस में तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मना करी हुई है, पर सिविल केसेस में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कह रहा हूं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मना करा हुआ है क्रिमिनल केसेस में। पर सिविल केसेस में जैसे टैक्सेशन वाले केसेस हो गए, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं मना करा हुआ। और इसी चीज का फायदा उठा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट करी, वो लीगल लूप होल बंद करा और कहा जिन्होंने इस लीगल लूप होल का पास्ट में भी फायदा उठाया उन पे भी टैक्स लगेगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ले आए वो, और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से इन्हें गुस्सा चढ़ गया। इन्होंने कहा हमें उस टाइम पता होता हम करते ही ना ये चीज, ये रेट्रोस्पेक्टिव आप क्या कर रहे हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ना है, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने क्या करा, 10,000 करोड़ की टैक्स डिमांड भेज दी कि देखो उस टाइम पे आपने लीगल लूपहोल का फायदा उठा के ट्रांसफर प्राइस कम किया था, मार्केट रेट के हिसाब से ट्रांसफर प्राइस इतना होना चाहिए और इस हिसाब से आपको टैक्स इतना पे करना चाहिए। इन पे टैक्स डिमांड भेज दी। ये कहते हैं यार ये तो गलत बात है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन अलाउड नहीं है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो आपकी हुई है यूके के साथ, उसके भी खिलाफ है, हम कोर्ट में जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कोर्ट में जाओ। कोर्ट में गए, ये केस हार भी गए, कई केसेस में जीत भी गए। इन्होंने कहा कि यार इंडिया के कोर्ट्स में तो फायदा होगा नहीं, हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस डाल देंगे, इंटरनेशनल एरिया में, जहां पे दोनों पार्टीज की सुनी जाएगी, इंडिया की भी केन की भी। इन द मीनवाइल इंडिया ने पता क्या करा, इंडिया ने एक और बुरी हरकत कर दी। इंडिया ने कहा आप टैक्स नहीं पे कर रहे तो आपके जितने भी एसेट्स हैं ना यहां पे हम सीज कर लेंगे, आपके शेयर्स हम सीज करके बेच के रिकवरी कर लेंगे, आपके जो डिविडेंड्स आने थे, ये जो केन एनर्जी के पास ओनरशिप थी इसकी, केन इंडिया की, इससे जो पैसा आना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो भी सीज कर लिया। आपसे पैसा सीज कर लिया कि चल हम अपनी रिकवरी ऐसे कर लेंगे। इन्हें और गुस्सा चढ़ गया, इन्होंने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस डाल दिया। उस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग अब आई है। उन्होंने पता क्या कहा है, उन्होंने कहा है इंडिया ने बहुत गलत हरकत करी है, प्लस जो जो पैसा इंडिया ने इनसे हथिया लिया था अपनी रिकवरी करने के लिए सारा वापस करे, प्लस हरासमेंट करने के भी कॉम्पनसेशन दे, प्लस इंटरेस्ट के साथ सारा वापस करे। पता कितने की डिमांड डाल दी इंडिया को, अब केन एनर्जी को $1.4 बिलियन पे करना पड़ेगा, $1.4 बिलियन। और अभी सरकार की हालत तो बड़ी खराब है, सरकार का पर्स बहुत बुरे हाल में चल रहा है। ये सारा केस चल रहा है। और वोडाफोन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और वोडाफोन में हार चुके हैं, अब केन से हार गए। ठीक है, तो अब डिबेट ये उठती है कि इंडिया को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्यों करता है? क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से ना आपकी कंट्री में बिजनेसेस को ना सिक्योर नहीं फील होएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को सिक्योर नहीं फील होएगा, उन्हें लगेगा ये तो कभी भी कुछ भी कर देते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। और जहां प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिरता है। आप आत्मनिर्भर भारत के थ्रू चाहते हो कि एफडीआई आए, सारे बड़े बड़े बाहर इन्वेस्टर्स आए, मेक इन इंडिया हो, ये सारी चीजें हो। जब आप ऐसी हरकतें करोगे तो कहां से मेक इन इंडिया होगा? क्यों आएगा कोई आपके कंट्री में बिजनेस करने? क्योंकि आप कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स डिमांड डाल के भेज देते हो, राइट? तो ये सारा मुद्दा है। क्लियर? अब आपको बैकग्राउंड पता चल गया, अब एक एक करके देखते हैं। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA एट हेग ruled in favor of energy firm KN PLC over a retrospective tax demand worth 24,000 करोड़। इंडियन गवर्नमेंट ने कहते थे 24,000 करोड़ दो हमें, pursued by India's taxmen since 2014. It has also ruled, मतलब PCA ने रूल करा है that the tax levied on KN by Indian tax authority is in violation of India UK bilateral investment treaty. PCA ने कहा है कि इंडिया और यूके जहां की KN है, इनके बीच में इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, और उस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में कहा हुआ है कि इंडिया की अथॉरिटीज यूके की कंपनीज को फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट देंगी। ये फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट है, तो इस बेस पे पीसीए ने कहा है ना, वायलेशन है जो आपने भेजा है ना, टैक्स डिमांड भेजी है, इट वायलेट्स दिस ट्रीटी बिटवीन यू गाइज। In its ruling, the PCA also said that India must pay roughly 1.4 billion, जो कुछ 8 से 9 हजार करोड़ हो जाता है। और गवर्नमेंट ऑलरेडी खर्चा इतना बढ़ा हुआ है गवर्नमेंट का कोरोना के टाइम पे, अब गवर्नमेंट को ये पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये इंडिया, ये केन इंटरनेशनल की इमेज है। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है क्या। क्लियर? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए आर्बिट्रेशन क्या होता है। देखो, अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है ना, तो वो डिस्प्यूट जाता है कोर्ट्स में।
पर अगर आपको कोर्ट्स पे इतना विश्वास नहीं है या आप कोर्ट्स में मामला सेटल नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है टाइम लग सकता है, इंडिया में तो ये प्रॉब्लम भी है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो आप पता क्या कर सकते हो, आप आर्बिट्रेशन के थ्रू वो मुद्दा सुलझा सकते हो। अब आर्बिट्रेशन में पता क्या होता है, दोनों पार्टीज आती हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है और वो अग्री करती हैं कि हम ये मामला आर्बिट्रेशन से सुलझा लेंगे, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन में क्या होगा, एक 3 मेंबर्स का पैनल बैठेगा और वो 3 मेंबर्स या 3 आर्बिट्रेटर्स होंगे जो सॉल्व करेंगे इनके बीच में मुद्दा। एक बंदा जाएगा, मान लो इस केस में इंडिया से, इंडिया का होगा आर्बिट्रेटर जो इंडिया की साइड का होगा, एक होगा केन की साइड का और एक होगा न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, ठीक है। अब जब दोनों पार्टीज एग्री करगी कि हम आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे, तो अब ये लोग जो जजमेंट देंगे दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा। अगर इंडिया के खिलाफ देते हैं तो इंडिया को मानना पड़ेगा, केन के खिलाफ देते हैं केन को मानना पड़ेगा। और ये जो आर्बिट्रेशन के थ्रू जजमेंट देंगे ना, दैट जजमेंट शैल बी ऑनर्ड इन ऑल द कोर्ट्स, ठीक है। इंडिया के कोर्ट में भी वो वैलिड होगी, यूके के कोर्ट में भी, कोर्ट्स में वैलिड होगी, तभी तो फायदा है, नहीं तो कोर्ट ही खारिज कर दे इसे। क्लियर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो केन और इंडिया के बीच में हुआ है ना, इसमें इंडिया की साइड से भी जो बंदा गया हुआ था ना, उसने भी इंडिया के खिलाफ जजमेंट दे दी। तीनों मेंबर्स ने यूनानिमसली कहा है कि यार इंडिया ने गलत करा है। क्लियर। तो ये आर्बिट्रेशन का तरीका होता है और कंट्रीज को मानना पड़ेगा। हां, या तो कंट्रीज या तो पार्टीज अग्री ना करे कि हम आर्बिट्रेशन से सॉल्व कर रहे हैं, पर अगर अग्री कर गए तो इसका अवॉर्ड बाइंडिंग होएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं। क्लियर। अच्छा, एक ना कन्वेंशन है जिसका नाम है न्यूयॉर्क कन्वेंशन। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत इंडिया पार्टी है न्यूयॉर्क कन्वेंशन का, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत जो भी आर्बिट्रेटर डिसीजन देगा कंट्रीज को मानना पड़ेगा। तो अगर पीसीए ने इंडिया के खिलाफ दिया हुआ है तो इंडिया को मानना पड़ेगा क्योंकि इंडिया पार्टी है न्यूयॉर्क कन्वेंशन का। क्लियर, कुछ ऐसा है। खैर, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को देख लेते हैं। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन हेग। हेग इज इन नेदरलैंड्स। It provides the services of an arbitral tribunal to solve disputes that arise out of international agreements. International agreements में अगर dispute है तो PCA में जाएगा, ठीक है। और ये international agreement ही था, bilateral investment treaty between UK and India. Make sense? Between member states, international organization और private parties भी आ सकती हैं। ये लोगो है PCA का, ये बिल्डिंग है यूरोप में। The cases span a range of legal issues involving territorial and maritime boundaries. टेरिटोरियल इशू है वो भी जा सकता है, सॉवरेनिटी का इशू है, ह्यूमन राइट्स का इशू है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स जो कि ये केस है वो भी इशू पीसीए में जाएगा। पीसीए इज नॉट अ यूएन एजेंसी है, याद रखना, ये यूएन के अंडर नहीं आती है। क्लियर, मेक सेंस, ठीक है। अब डिटेल्स ऑफ द केस हम डिस्कस तो कर चुके हैं, पर एक बार पढ़ लेते हैं डिटेल्स क्या थी। Like Vodafone case, the dispute between Indian government and Kane Energy also relates to retrospective taxation. अब आपको पता है, in 2006-7 as a part of internal rearrangement, था तो ये internal rearrangement ना कि Kane India holding से उठा के एक और कंपनी Kane India में आपने दे दिए शेयर्स, internal rearrangement है। Kane UK transferred shares of Kane India holdings to Kane India. अच्छा, in 2012 India made amendments to the Income Tax Act which were retrospectively applicable. इंडिया ने कह दिया कि 1962 से जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं अब वो इंडिया इस अमेंडमेंट के अंडर आएंगी। ये रेट्रोस्पेक्टिव है, और रेट्रोस्पेक्टिव हर बिजनेस, हर इकोनॉमिस्ट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, और हर जो प्रो बिजनेस लोग होते हैं ना वो तो कहते हैं सबसे बुरी चीज है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, क्योंकि कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहां है आपके घर में, आपके कंट्री में। फिर The income tax authorities then contended that Kane UK had made capital gains and slapped it with a tax demand of 24,000 crore to 24,500 crore. ठीक है। Owing to the different interpretation of capital gains, Kane कहता है हमारा 20 रुपए के हिसाब से कैपिटल गेन हुआ है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि 100 रुपए के हिसाब से हुआ है। The company refused to pay the tax, which prompted cases being filed at Income Tax Appellate Tribunal में गया, हाई कोर्ट्स में मामला गया। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने तो केन के खिलाफ जजमेंट दे दी थी। इन 2011 खैर केन ने ना अपने शेयर्स, काफी हद तक शेयर्स ना वेदांता, एक और कंपनी है, उसको दे दिए थे। केन इंडिया जो है उसको किसी और ने टेक ओवर कर लिया था, वेदांता ग्रुप ने, पर केन यूके ने 10% शेयर फिर भी रखे केन इंडिया के, ठीक है। दो अब वेदांता ओनर है केन इंडिया होल्डिंग्स का या केन इंडिया का, पर
केन यूके ने 10% शेयर रखे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, वो 10% शेयर सीज कर लिए, उनसे जो डिविडेंड आ रहा था सीज कर लिया, उनको बेच बूच दिया, केन एनर्जी के शेयर सीज करके बेच के उनके एसेट्स रिकवरी करते गए। इस पे गुस्सा आ गया उन्हें। Eventually in 2015, Kane Energy filed the case in PCA, Permanent Court of Arbitration. The arbitration award was given by a 3-member panel, again one arbitrator from each party और एक न्यूट्रल, तीनों ने इंडिया के खिलाफ दिया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स बाय इंडिया। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है भाई देखो, हम नहीं चाहते कि टैक्स की चोरी हो। अब टैक्स की चोरी गलत कहना होगा, वो टैक्स अवॉइडेंस हो। हम नहीं चाहते हमारे लीगल लूपहोल्स को कोई बाईपास करके, लीगल लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करके टैक्स बचा ले अपना। क्यों? क्योंकि ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, हमारी पूरी जनता का पैसा है, पब्लिक मनी है। तो हम टैक्स अवॉइडेंस रोकना चाहते हैं, तो हम वी आर विद इन इट, आवर राइट्स। प्लस टैक्स लगाना इंडिया की सॉवरेनिटी के अंडर आता है। इंडिया में टैक्स किस हिसाब से होगा ये इंडिया डिसाइड करेगा, कोई और थोड़ी डिसाइड करेगा। दिस इज इंडिया सॉवरेन राइट। ठीक है, इंडिया की आर्ग्यूमेंट ये थी। पीसीए ने क्या बोला है? पीसीए ने बोला है इंडिया फेल्ड टू अकॉर्ड केन एनर्जीज इन्वेस्टमेंट्स फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। इंडिया ने केन एनर्जी को फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं दिया, जबकि इंडिया ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो यूके के साथ करी थी उसमें प्रॉमिस किया था कि केन को फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो। देयरफॉर इंडिया इज इन वायलेशन ऑफ दिस इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन यूके एंड इंडिया एंड हेंस द अवार्ड गोज अगेंस्ट इंडिया। Clear? The tribunal ordered the government to desist from seeking such a tax and return the value of shares it had sold. एक तो बोला आपने ये टैक्स डिमांड अपनी वापस लो, प्लस जो आपने रिकवरी करी है वो वापस करो। ठीक है, प्लस हरासमेंट की भी कुछ कॉम्पेंसेशन दो, प्लस इंटरेस्ट के साथ वापस करो। इंडिया पे बहुत मोटी डिमांड फेंक दिया इन्होंने। ठीक है, अच्छा आपको पता है एक और चीज है, क्योंकि पीसीए की अथॉरिटी है न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है इसकी अथॉरिटी है कि सारे कोर्ट्स में ये ऑनर होगा। क्लियर? नाउ अगर इंडिया फिर भी मना कर देता, हम नहीं देते, कर लो जो करना है, तो केन पता क्या कर सकता है? केन यूके के कोर्ट्स में ना फाइल डाल देगा कि देखो हम अवार्ड जीते हैं यूके के कोर्ट्स में, हम ये अवार्ड जीते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को हमें इतना पैसा देना है पर इंडिया ने मना कर दिया। तो यूके का कोर्ट पता क्या कह सकता है कि इंडिया के जितने भी एसेट्स हैं यूके में, केन एनर्जी उन्हें सीज कर सकता है और अपनी रिकवरी कर ले। तो इंडिया अगर पैसा नहीं देता तो केन एनर्जी इज विद इन इट्स राइट्स के इंडिया के जो एसेट्स वगैरह है यूके में उठा के ले जाए। क्लियर? तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खैर, इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया, इंडिया को मुद्दा क्या होगा इससे? While the order does not contain any provision for a challenge or a appeal against the award, कोई अपील का उन्होंने डाला नहीं है प्रोविजन। The government said it would study the award and will consider all the options and take decisions on future course of action including legal remedies before the appropriate forum या fora। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा है अभी हम पैसा नहीं दे रहे, अभी हम प्रॉपर स्टडी करेंगे, देखेंगे, फिर डिसीजन बताएंगे। There might be significant fiscal implications। क्यों? क्योंकि अभी तो वैसी गवर्नमेंट का खर्चा होता जा रहा है, कोविड की वजह से पैसे आ नहीं रहे, ऊपर से अब ये इनको भी पैसा देना है, वैसी कैश ट्रैप्ड है गवर्नमेंट। Foreign investors will keenly watch India's response to both Kane and Vodafone awards। Foreign investors भी ध्यान से देखेंगे कि इंडिया कैसे अब रिस्पॉन्ड करता है। अगर इंडिया हाथ धो के पीछे पड़ा रहेगा और कहेगा नहीं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सही है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आज के बाद आने से पहले इंडिया में 100 बार ही सोचेंगे। अगर इंडिया एक्सेप्ट कर लेता तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, चल मान गए ये। India's response will have a significant bearing upon foreign investors' confidence in India at a time when India wants to boost foreign investment। आप मेक इन इंडिया कर रहे हो, आत्मनिर्भर भारत कर रहे हो। हमने एक बार डिस्कस करा था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो लेके आ रहे हो ताकि बड़े बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आए। क्यों आएंगे वो अगर ऐसी हरकतें कर रहे हो तो? क्लियर? Kane Energy can use the award to approach courts in countries such as UK to seize any property owned by India overseas। अगर इंडिया नहीं मानता तो वो ये कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, आप ही के नोट्स में मैंने यहां पे मेंशन करा होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्यों नहीं होनी चाहिए। इंडिया ने अपनी आर्ग्यूमेंट तो दी कि हमारी कंट्री हम जैसे मर्जी करें, पर क्यों नहीं करना चाहिए इंडिया को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन? क्योंकि इससे इंडिया को ही नुकसान होगा। आपको पता है ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन तब आई थी जब कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी, तब बीजेपी ऑपोजिशन में थी। ऑपोजिशन में ही ना बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स ने कहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन अमाउंट्स टू टैक्स टेररिज्म।
अरुण जेटली जी जब पावर में आ गए थे उन्होंने कहा था कि हम ये सारी चीजें ना बंद करेंगे, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत बुरा हाल मचाया हुआ था बिजनेसेस के लिए, हम बंद करेंगे बिकॉज दिस अमाउंट्स टू टैक्स टेररिज्म, है ना। क्यों कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप कहते रहते हो अच्छा करना है, कैसे करोगे जब कभी भी कुछ भी लगा दोगे आप। मेक सेंस। तो ये सारी बात है, ये प्रॉब्लम्स ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन फॉर इंडिया, ये पॉइंट सारे पढ़ना, जरूर पढ़ना, जो हमने बातें करी हैं वही हैं, पर इस लैंग्वेज में अगर आप अपने मेंस के आंसर में लिखोगे तो और बेटर होगा। क्लियर। ओके, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। देखो वे फॉरवर्ड पता है क्या है, वे फॉरवर्ड कुछ बीच की लाइन है। देखो इंडिया अपनी जगह पे सही है कि इंडिया के लॉज को एक्सप्लॉइट करके एमएनसीज टैक्स बचा रही हैं। अच्छा, इंडिया से अगर वो टैक्स बचा रही हैं तो इससे गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हो रहा, लोगों को ही नुकसान हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट का पैसा लोगों का पैसा है। तो देयर इज अ लॉस ऑफ पब्लिक मनी बिकॉज ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, राइट। देयर इज अ लॉस ऑफ पब्लिक मनी। अब इंडिया इज विद इन इट्स राइट्स टू सीक अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स टू इनकम टैक्स लॉज, ठीक है। इंडिया ये लीगल लूप होल क्लोज करे, ये इंडिया का राइट है, कोई भी नहीं कह रहा। पीसीए भी कह रहा है कि इंडिया का राइट है कि इंडिया ये लीगल लूप होल्स को रोके, क्योंकि इंडिया का राइट है वो टैक्स कलेक्ट करे। पीसीए की प्रॉब्लम पता है कहां से आती है, वो आती है कि जब आप रेट्रोस्पेक्टिव करते हो। तो वे फॉरवर्ड क्या है, इंडिया को लीगल लूपहोल सारे बंद करने चाहिए ताकि फ्यूचर में टैक्स अवॉइडेंस ना हो, पर ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का जो दामन पकड़ा हुआ है ना, इसे छोड़ो, क्योंकि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब होगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिरेगा, एफडीआई गिरेगी, कंट्री में बिजनेस नहीं होगा, और कंट्री में अगर बिजनेस नहीं होगा तो इंप्लॉयमेंट कहां से जनरेट करोगे, इतना यूथ आपका अनएम्प्लॉयड बैठा है, राइट। फॉरेन कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज लगाएंगे तभी तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। मेक सेंस। तो वे फॉरवर्ड भी कुछ ऐसा ही है, इंडिया को मिडिल पाथ चूज करना चाहिए कि टैक्स अवॉइडेंस भी रुके पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना हो, ठीक है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी खासी हो। यही सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, बट ऐसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपके नोट्स में भी मिल जाएगा जैसी आपको अपने मेंस के आंसर में यूज करनी है। क्लियर, मेक सेंस। अच्छा, इंडिया ने ना इस पे पहल भी करी है, इंडिया ने ना एक और चीज करी है ताकि फ्यूचर में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडिया के टैक्स अथॉरिटी से प्रॉब्लम ना हो और प्रिडिक्टेबिलिटी रहे, ठीक है। तो इंडिया को करंटली उस पाथ पे चलना चाहिए रादर देन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। अब इंडिया ने क्या क्या चीजें करी हैं, देखो हमने बात करी थी ना कि मुद्दा किसका था, के इन इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रांसफर प्राइसिंग को लेके मुद्दा था, है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग को लेके मुद्दा था ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी लेके आई कि देखो फ्यूचर में भी डिस्प्यूट्स आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर प्राइसिंग, तो जब भी कोई इन्वेस्टर इंडिया में आएगा ना, उसकी गवर्नमेंट के साथ एक डील हो जाएगी कि ट्रांसफर प्राइसिंग की क्या मेथडोलॉजी होनी चाहिए। जब इंडिया और कोई फॉरेन कंपनी ऐसा डील कर लेंगे कि यार देखो इस मेथडोलॉजी से कैलकुलेट होगा ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है, प्रॉपर डील होगी, तो जो वो कंपनी है जब वो ट्रांसफर प्राइसिंग यूज करेगी वो भी वही नंबर पे आएगी, इंडियन टैक्स भी उसी नंबर पे आएंगे, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। क्लियर। तो इसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग प्रिडिक्टेबल हो, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स इन कंपनीज के साथ। तो ये जो वे फॉरवर्ड में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हटा दो, अब एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स करो। इससे क्या होगा, दोनों का अग्रीमेंट है तो एक प्रिडिक्टेबिलिटी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़िया होता है कि फ्यूचर में टैक्स मैन हरास नहीं करेंगे हमें, राइट। तो डू दिस इंस्टेड ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, इससे आपका बचेगा भी, टैक्स अवॉइडेंस भी बचेगी और साथ साथ कंपनीज भी सिक्योर होंगी कि चल यार प्रिडिक्टेबिलिटी है, राइट। अच्छा, इस न्यूज आइटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम थी क्योंकि इससे मेंस के बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, पर प्रीलिम्स के भी कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 टर्म्स हैं जो मैंने आपके नोट्स में मेंशन करी हूं, इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी फेमिलियर विद। एक आपको आर्बिट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, वो हम कर चुके हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है वो पता होना चाहिए। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट क्या होता है वो पता होना चाहिए। और एक और टर्म जो बार बार आएगा विद रिस्पेक्ट टू एफडीआई वगैरह या विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, जिसे हम कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग पता क्या है, ये एमएनसीज की वो स्ट्रैटेजीज हैं जिससे ये लीगल लूपहोल्स का फायदा उठा के टैक्स बचाती हैं। इन स्ट्रैटेजीज को हम कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग स्ट्रैटेजीज, बीईपीएस स्ट्रैटेजीज। बेस इरोजन का मतलब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स बेस इरोड कर रहे हो ना, कम कर रहे हो, खत्म कर रहे हो इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू, और अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर रहे हो।
इंडिया अपना प्रॉफिट शिफ्ट करके दिखाते हो, किसी और कंट्री की कंपनी का प्रॉफिट है, इंडिया टैक्स नहीं लगा सकता। तो ये जो कॉर्पोरेट्स हैं ये ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जिससे इंडिया का टैक्स बेस इरोड हो और इंडिया के में टैक्स अवॉइडेंस हो, राइट। तो ये टर्म पता होनी चाहिए आपको, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है। क्लियर? इंडियन गवर्नमेंट इसे ही बंद करना चाहती है, क्लियर? उसी के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है, पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सही रास्ता नहीं है। Alright, make sense? चलो, now we'll shift to the next issue which relates to लेबर कोड्स एंड लेबर डिस्प्यूट्स। हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली विस्ट्रॉन, जैसे हमने इस लेक्चर की बिगिनिंग में बात करी है, एप्पल का एक सप्लायर है विस्ट्रॉन, ताइवानीज कंपनी है, जो एप्पल के कंपोनेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बनते हैं उन्हें असेंबल करता है और बस एप्पल के लिए आगे दे देता है, राइट ना। उन्होंने असेंबली की एक फैक्ट्री लगाई है कर्नाटका में। वहां पे वो लेबरर्स को ना काफी मिसट्रीट कर रहे थे। अब कैसे मिसट्रीट कर रहे थे वो हम देखते हैं, पर वो कई लेबर लॉज की वायलेशंस कर रहे थे। इससे वहां पे लेबरर्स बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो गए और उन्होंने कई वायलेंट एक्टिविटीज करी, काफी मुद्दा फैल गया। ये इतना ज्यादा न्यूज में आ गया कि एप्पल ने ना इनको बोल दिया, विस्ट्रॉन वालों को, कि हम फ्यूचर में आपको कोई नए ऑर्डर नहीं देंगे, ठीक है, जब तक मुद्दा रिजॉल्व नहीं हो जाता। एप्पल को अपनी इमेज का खतरा लगता है ना कि यार हम लोग हमें लेबर एक्सप्लॉइटर कहेंगे, तो उन्होंने कह दिया विस्ट्रॉन से अभी हम नए ऑर्डर नहीं ले रहे, हमने अभी रोका हुआ है उन पे। और विस्ट्रॉन ने अपोलोजाइज करा पब्लिकली और अपने वाइस प्रेसिडेंट को निकाल भी दिया, क्योंकि लग रहा था वो इन्वॉल्व है इस सारी चीज में। क्लियर? तो ये सारी चीजें हुई हैं, ये अच्छी बात है कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी उसकी सुनी जा रही है, कहीं सुनवाई हो रही है। एप्पल ने मना कर दिया, विस्ट्रॉन ने भी अपोलोजाइज करा और ये करा, पर इससे ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ये मुद्दा सॉल्व हो सकता है, पर जो ओवरऑल प्रॉब्लम है ना, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जिस वजह से बार बार ऐसी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सप्लॉयटेशन करती हैं लेबर की, ये वहां प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम किस चीज की है? इंडिया में लेबर लॉज की प्रॉब्लम है, लेबर कोड की प्रॉब्लम है, लेबर को लेकर डिस्प्यूट्स की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो कुछ ना स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये विस्ट्रॉन वाला इंसिडेंट इकलौता इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। विस्ट्रॉन वाला तो न्यूज में बहुत आ गया था, राइट तो हमारा फोकस इस पे क्या होगा, दोनों आर्टिकल्स का फोकस क्या है कि ओवरऑल कारण क्या है कि बार बार ऐसे ऐसे केसेस आते रहते हैं जहां लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्लियर? और उसका सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए। मेक सेंस? ठीक है, तो इसको देखते हैं। द रीसेंट इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस एट विस्ट्रॉन्स आईफोन असेंबली फैक्ट्री इन नारसापुरा, कर्नाटका हैव अगेन हाईलाइटेड द फ्रैक्चर्ड लेबर रिलेशंस एंड रेगुलेशंस इन इंडिया। ठीक है, आफ्टर द फिरोर, मतलब इतना ज्यादा हाई तौबा हो गई, क्रिएटेड बाय दिस इवेंट, एप्पल डिसाइडेड टू प्लेस विस्ट्रॉन कोर ऑन प्रोबेशन बाय नॉट गिविंग एनी न्यू ऑर्डर्स। ऑडिट के बाद एप्पल को पता चला कि विस्ट्रॉन कुछ खराबी कर रहा था, नए ऑर्डर नहीं मिलेंगे, अभी प्रोबेशन पे रखा हुआ है जब तक आप मामला सुलटाते नहीं। प्रेशर्ड बाय एप्पल्स रिस्पॉन्स, विस्ट्रॉन हैज आल्सो बीन फोर्स्ड टू अपोलोजाइज टू द वर्कर्स, रिमूव इट्स वाइस प्रेसिडेंट एंड इनिशिएट करेक्टिव मेजर्स टू एड्रेस वर्कर्स ग्रीवेंसेस। ठीक है, द रिस्पॉन्स फ्रॉम एप्पल एंड विस्ट्रॉन इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी। अच्छी बात है, कॉर्पोरेट्स अकाउंटेबल है और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, but there are still some underlying issues related to labor regulation that need immediate rectification. Still कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सॉल्व करोगे तब फ्यूचर में ऐसे मुद्दे रिपीट होना बंद हो जाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है ना, इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर? दो पार्ट्स कौन से हैं? एक तो ग्लोबली जो मुद्दा चल रहा है कि ये जो मुद्दे होते हैं ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, चाइना में भी होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबली क्या मुद्दा चल रहा है जिस वजह से इंडिया जैसी कंट्रीज में ऐसे मुद्दे होते रहते हैं, और कुछ इंडिया स्पेसिफिक मुद्दे क्या हैं। तो हम दो एस्पेक्ट से देखेंगे कि इंडिया स्पेसिफिक मुद्दे क्या हैं जिस वजह से ये विस्ट्रॉन का केस हुआ है, और ग्लोबल क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से ऐसे केसेस डेवलपिंग कंट्रीज में, जिन्हें हम ग्लोबल साउथ भी कहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को, वहां होते रहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल लेबर इश्यूज, पहले तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स का इशू है और दूसरा इंडियन लेबर रेगुलेशंस का इशू है। क्लियर? तो एक एक करके इसे देखते हैं। पहले देखते हैं प्रॉब्लम्स इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स। अब ग्लोबल सप्लाई चेन से कहना मतलब पता है क्या है? देखो, एप्पल मोबाइल फोन बनाता है, ठीक है, एप्पल के बहुत सारे मोबाइल फोन है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं ना। एप्पल अगर अमेरिका में अपनी फैक्ट्रीज रखेगा ना, तो एप्पल की ना लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में चीप लेबर अवेलेबल नहीं है।
क्योंकि अमेरिका में चीप लेबर अवेलेबल नहीं है, तो अमेरिका में अगर आप फैक्ट्रीज वगैरह लगाओगे फोन मैन्युफैक्चरिंग की, तो क्या होगा, एप्पल की कॉस्ट बढ़ जाती है। क्लियर? तो एप्पल पता क्या करता है, कोई भी कंपोनेंट ना यूएसए में मैन्युफैक्चर ही नहीं करता। डिफरेंट डिफरेंट जो एप्पल के फोन में कंपोनेंट्स लगते हैं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में मैन्युफैक्चर करवा देता है। ठीक है, जनरली ताइवान वगैरह कंट्रीज मैन्युफैक्चर करती हैं, और एक तीसरी कंट्री ढूंढते हैं जहां पे ये डिफरेंट कंपोनेंट्स असेंबल किए जाते हैं। तभी ये जो सप्लाई चेन ऑफ एप्पल फोन्स है ना, ये ग्लोबल हो गई है। पहले सप्लाई चेन ना लोकल होती थी कि सारा फोन एप्पल में बनेगा, असेंबल होएगा और फिर बिकेगा। अब ग्लोबल हो चुकी है, मटेरियल कहीं से इंपोर्ट हो रहा है, डिफरेंट कंपोनेंट्स कहीं बन रहे हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स असेंबल कहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, ये जो कंपोनेंट बनाना है ना, क्रिटिकल हाई टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स बनाना है, ये तो फिर भी थोड़ी बेटर कंट्रीज में हो सकता है जहां स्किल्ड लेबर है, पर जो असेंबल करने का काम है ना, वहां इतनी स्किल्ड लेबर चाहिए नहीं होती। तो जनरली एप्पल क्या करता है, सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, एक ऐसी कंपनी को ढूंढता है जो कंपनी वर्कर्स को हायर करेगी और बस असेंबल का काम करेगी। अब ऐसी एक कंपनी है विस्ट्रॉन। ठीक है, विस्ट्रॉन होगा असेंबल्ड आईफोन्स का सप्लायर टू एप्पल। एप्पल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन्हें असेंबल करने का काम और एप्पल को वापस देने, सप्लाई करने का काम विस्ट्रॉन का है। अब विस्ट्रॉन भी अपनी कॉस्ट कम करना चाहता है, तो विस्ट्रॉन भी ऐसी कंट्री ढूंढेगा जहां चीप लेबर बहुत ज्यादा है। अब इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हो, कोई भी चीज का प्राइस किस बेसिस पे डिसाइड होता है, डिमांड सप्लाई। राइट? अगर लेबर की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो लेबर सस्ती होगी। अगर लेबर की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो लेबर महंगी होगी। अब इंडिया और चाइना, और इंडिया चाइना जैसी हाईली पॉपुलस कंट्रीज जहां लेबर ही लेबर है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, वहां वेजेस तो कम ही होंगी। राइट? तो ये जो सप्लायर विस्ट्रॉन है ना, ये इंडिया जैसी कंट्री ढूंढता है कि यहां पे लेबर कॉस्ट कम है। अच्छा, इंडिया के सिर्फ लेबर कॉस्ट के फायदे नहीं है, एक तो वैसी चीप लेबर है, प्लस इन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट लेबर रेगुलेशंस फॉलो नहीं करनी पड़ती। स्ट्रॉन्ग लेबर रेगुलेशंस फॉलो नहीं करनी पड़ती, लेबर को एक्सप्लॉइट भी करेंगे, ऐसी कंट्रीज माइंड नहीं करती, उन्हें लगता है चल एम्प्लॉयमेंट तो मिल रही है। राइट? तो यहां पे लेबर लॉस ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होते, इसी वजह से विस्ट्रॉन की लेबर कॉस्ट और कम हो जाती है। विस्ट्रॉन थोड़ा सस्ता चार्ज करेगा असेंबल करने की सर्विस एप्पल को। एप्पल खुश कि यार सस्ते में विस्ट्रॉन काम कर रहा है, विस्ट्रॉन खुश क्योंकि विस्ट्रॉन इंडिया में सस्ते में काम करवा रहा है। राइट? तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन ऐसी बन गई हैं कि हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग जहां होती है ना, वहां पे आप डेवलपिंग कंट्रीज, जिन्हें हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, वहां पे उनकी कंडीशंस को आप एक्सप्लॉइट करते हो, लेबरर्स को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करते हो, क्योंकि इन कंट्रीज में हो सकता है, और इसीलिए असेंबल करने वाली फैक्ट्रीज यहां पाई जाएंगी। चाइना में पाई जाती हैं। लो स्किल्ड वर्कर्स को और कहां इंप्लॉयमेंट मिलेगी, और इंडिया में स्किल लेबर तो बहुत कम है, लो स्किल्ड लेबरर्स को इंप्लॉयमेंट मिल जाती है, इंडिया खुश हो जाता है और ये खुश, विन 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 सिचुएशन है। इसमें लूज कौन कर रहा है, लेबर। राइट? तो ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ग्लोबल सप्लाई चेन की। क्लियर? उसके पॉइंट्स देख लेते हैं, अगेन मेंस आंसर राइटिंग में आपके काम आएंगे, ध्यान से सुनना। और यही लैंग्वेज अगर आप अपने आंसर्स में यूज करोगे, नॉट एग्जैक्ट मतलब SEC, तो और फायदा होगा। In today's world, much of the high-tech manufacturing is outsourced through supply chains in global south. Global south मतलब developing countries, ठीक है? Developed countries को हम global north कहते हैं, developing को global south कहते हैं। These subcontracted suppliers in the global south, including those for Apple, have been involved in willful violations of labor standards and practices. ठीक है? अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, गवर्नमेंट उन कंट्रीज की, डेवलपिंग कंट्रीज की इंसेंटिव देती हैं कि हमारे यहां फैक्ट्रियां लगाओ असेंबल की। चीप लेबर है, पुअर लेबर रेगुलेशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस खराब हैं, तभी आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। ह्यूज पोटेंशियल फॉर कंज्यूमर मार्केट। अच्छा, ये जो हाईली पॉपुलस कंट्रीज है ना, यहां पे लोग भी तो बहुत हैं जो खरीदेंगे वो आईफोन, तो यहीं पे फैक्ट्री लगाओ, यहां पे बेच भी दो, कंज्यूमर मार्केट भी मिल रही है, चीप लेबर भी मिल रही है। In these highly populated developing countries propels the creation of these offshore, मतलब अमेरिका से बाहर offshore assembly facilities. These suppliers use contractual labor. अच्छा, contractual labor क्या होता है? ये इंडिया में भी यही चीज करी थी। देखो, अगर मेरी फैक्ट्री है, मैं ना जिन लेबरर्स को पेरोल पे अपने हायर करूंगा, अपने पेरोल पे हायर करूंगा, मैं उन्हें तनख्वाह दे रहा हूं, तो उनको ना मुझे वेजेस, मिनिमम वेजेस भी देनी पड़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट का लॉ है।
मुझे उन्हें हायर एंड फायर में ऐसे नहीं कर सकता कि जब मर्जी हायर कर लिया, जब मर्जी फायर कर दिया। अगर मैंने उनको निकाल दिया तो मुझे कुछ बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, रिट्रेंचमेंट कर दी तो बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। हमने करा है ना लेबर कोड्स में। और मुझे उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, उनकी ग्रेच्युटी, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी, क्योंकि इंडिया के लेबर लॉज ऐसे कहते हैं। अब इन पे कंपनियों का खर्चा होता है, तो कंपनीज क्या करती हैं, इन्हें बाईपास करने के लिए ना एक तरीका है इंडिया में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। आप एक ऐसे कंपनी या बंदे को ढूंढते हो, उसको बोलते हो, वो कंपनी या बंदा पता है क्या करता है, मुझे अगर चाहिए लेबरर्स पर मुझे ये खर्चे नहीं करने, तो मैं क्या करूंगा, एक बंदे को ढूंढूंगा, वो होगा कॉन्ट्रैक्टर। वो कॉन्ट्रैक्टर किस चीज का है, वो मुझे लेबरर सप्लाई करेगा। तो वो कंपनी है जो बंदे सप्लाई करती है लेबर के लिए। अब मैंने उसे बोल दिया मुझे ये बंदे दे दे, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया मुझे बंदे दे दे काम करने के लिए। होगा क्या, ये बंदे ना मेरे पेरोल पे नहीं चढ़ेंगे, तो मुझे इन्हें ये सारे बेनिफिट्स देने की जरूरत नहीं। अच्छा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता क्या है, इन बंदों के जो पैसे हैं वो मैं कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा। कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन बंदों को तनख्वाहें दे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। और इसीलिए क्योंकि ये मेरे पेरोल पे नहीं है, ये बेनिफिट्स भी नहीं दूंगा, तो इससे लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। इसीलिए इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट लेबरर ज्यादा यूज करते हैं, ये कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कंपनी को पैसा देना है, इस बंदे को पैसा देना है, ये जाने, इसके लेबरर जाने। क्लियर। और यहां मुद्दा हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो लेबरर्स हैं, जो थर्ड पार्टी दे रही है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हैं, ये भी इतना ही काम कर रहे हैं जितना ये जितने परमानेंट एम्प्लॉयज कर रहे हैं, पर इन्हें तनख्वाह भी कम मिल रही है, बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे, राइट। तो इसीलिए एक्सप्लॉयटेशन होती है। ठीक है, दो देयर इज सम स्पेस फॉर ऑप्टिमिज्म, दो अच्छी न्यूज भी आ रही है। ग्लोबली प्रॉब्लम है, पर ग्लोबली एक अच्छी न्यूज पता क्या है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी हाईटेक कंपनीज हैं, इन्हें कंज्यूमर से प्रेशर मिल रहा है कि आप लेबरर्स को एक्सप्लॉइट करते हो। एप्पल पे बहुत प्रेशर है, प्लस एप्पल को अपनी ब्रांड इमेज भी अच्छी करनी है। तो एप्पल ने ना एक निकाला है कोड ऑफ कंडक्ट टू ऑल इट्स सप्लायर्स, कि जो उसके सप्लायर्स होंगे ना विस्ट्रॉन जैसे, उनको ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये लेबर रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो एप्पल उनसे सामान नहीं लेगा। पर ये कितना फॉलो होता है, कितना नहीं फॉलो होता, ये हम सबके सामने ही है। ठीक है, खैर, अब हम आ जाते हैं इंडियन लेबर रेगुलेशंस। इंडिया में क्या मुद्दा चल रहा है, देखो इंडिया में ना एक चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है। अभी इकोनॉमी आपकी हिली हुई है पूरी तरह, तो आप चाहते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, राइट। तो आप बिजनेसेस को फ्री करना चाहते हो। अब बिजनेसेस ना आपके बहुत सारी लेबर रेगुलेशन में फंसे हुए हैं, कि जो वो लेबरर्स हायर करते हैं उन्हें ये देना पड़ता है, ये लॉज मानने पड़ते हैं, ये सारी चीजें करनी पड़ती है, प्लस वो अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते, हायर नहीं कर सकते, बड़े मुद्दे हैं। ठीक है, तो ये बिजनेसेस क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर लेते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर लेते हैं, वहां पे पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है हमने इतनी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस बनाई हैं, फायदा हो नहीं रहा लेबरर्स को, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू ले लेते हैं, राइट। पर तो इसलिए गवर्नमेंट सोचती है कि यार लेबर रेगुलेशंस अच्छी करनी पड़ेगी, लेबर एक्सप्लॉइटेशन रोकनी पड़ेगी। पर जब गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज ले आती है जिससे लेबर एक्सप्लॉइटेशन रुक जाती है, फिर ये बिजनेसेस की लिबरलाइजेशन या बिजनेसेस की फ्रीडम खत्म हो जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खत्म हो जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट को एक मिडल पाथ चाहिए जिससे बिजनेसेस भी फ्री हो, क्योंकि अभी कंपनीज बंद हो रही हैं कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे। गवर्नमेंट को तो बिजनेसेस को उठाना है, तो इनको थोड़ी फ्रीडम भी देनी है, प्लस इनको बचाना भी है। उसके लिए गवर्नमेंट लेके आई थी, हमने डिस्कस भी करा है, 4 लेबर कोड्स, है ना। कोड ऑन मिनिमम वेजेस आ चुका है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी आया है। अच्छा, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में इन्होंने ना एक मिडिल पाथ निकाला है, एम्प्लॉयर्स के पास फ्रीडम भी हो पर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी ना करे, लेबर एक्सप्लॉयटेशन भी हो। वो मिडिल पाथ पता क्या है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में एक प्रोविजन डाला है गवर्नमेंट ने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, ये सारी डिटेल्स है कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन कितनी बढ़ती जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ रही है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज में बताया कॉन्ट्रैक्ट लेबर कितनी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए, और व्हाई डू कंपनीज ऑप्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये भी लिखा है, लोअर वेजेस कंपेयर टू रेगुलर एम्प्लॉयड, नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को आप कभी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट लेके आई कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसमें कॉन्सेप्ट डाला फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, कंपनीज के पास फ्रीडम भी हो, हायर एंड फायर इजी रहने की, लेबर रेगुलेशन से बचें भी वो, पर कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट लेबर ना यूज करे, उसमें लेबर बहुत एक्सप्लॉइट होती है। उसके बजाय कंपनी मिडिल पाथ चूज कर ले, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में पता क्या होगा, गवर्नमेंट अभी एक मिडिल मैन, इंटरमीडियरी के थ्रू ये लेबरर्स को हायर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट पे, राइट।
फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, गवर्नमेंट कह रहा हूं, कंपनी इस मिडिलमैन को हटा देगी, डायरेक्ट इन लेबरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। हां, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखेगी इन्हें, पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, मान लो 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी इन लेबरर्स के साथ, तो ये मिडिलमैन हट जाएगा। प्लस फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि इनको वेजेस और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। ये जो बंदे हैं जिनके साथ आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इन्हें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, परमानेंट एम्प्लॉय जितना काम कर रहे हैं तो उतने ही पैसे मिलेंगे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो कंपनी कहेगी फिर हमें फायदा क्या हुआ इस चीज का, हम तो आज भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे चले जाएंगे, फिर ये तो एज गुड एज परमानेंट एम्प्लॉय हायर करना हो गया। गवर्नमेंट कहते हैं नहीं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट भी होगा, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, पर आप उन्हें इजीली कभी भी निकाल सकते हो, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर सकते हो, आप उन्हें ये कर सकते हो, हायर एंड फायर की पॉलिसी आपको मिल जाती है, जब मर्जी आपने चाहा हायर कर लिया, जब मर्जी फायर कर लिया, तो एक मिडिल पाथ ले लिया। क्लियर? व्हाट आर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज, ये यहां पे दिया हुआ है। However, fixed term employees are not entitled to any, सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, पर टर्मिनेशन नोटिस पे उन्हें निकाल सकते हो, ये सारी कोई वो नहीं है। ठीक है? नाउ इसका फायदा क्या है, अगर कंपनीज क्या करें, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की तरफ चली जाए, तो दिस इंपार्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द एंटरप्राइज टू एडजस्ट देयर वर्कफोर्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स एंड एट द सेम टाइम ऑफर्स वर्कर्स सम अमाउंट ऑफ जॉब सिक्योरिटी। कुछ तो मिल रहा है उन्हें, कॉन्ट्रैक्ट में तो बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उन्हें भी थोड़ा फायदा हो गया और बिजनेसमैन को भी थोड़ी फ्रीडम आ गई, कॉम्प्रोमाइज सा हो गया। राइट? पर प्रॉब्लम पता क्या है, आज भी कंपनीज को ऑप्शन दे दी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की, आज भी कंपनीज थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से ही लेबर ले रहे हैं, ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी यूज ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो अपनी कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल कम करना चाहते हैं, उनकी तो कॉस्ट बिल्कुल ही कम हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर ना बहुत सारे एरियाज में बैन कर देनी चाहिए और कंपनीज को थोड़ा सा फोर्स करना चाहिए कि ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाली फैसिलिटी का फायदा उठाएं, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन है, इन अ सेंस कॉम्प्रोमाइज है दोनों के बीच में। तो ये सारी बातें इंडिया की है। ठीक है? और फाइनली मैंने एक स्क्रीनशॉट यहां इंडियन एक्सप्रेस से आपसे शेयर कर लिया, इसे भी आप देख लेना, यही सारी बातें लिखी हुई हैं, बट उस लैंग्वेज में जो आप मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हो। ऑलराइट, मेक सेंस? चलो अब हम नेक्स्ट इशू पे आ जाते हैं, विच इज 100% एफडीआई इन डीटीएच सर्विसेज। डीटीएच यानी कि डायरेक्ट ये अपना टाटा स्काई वगैरह वाला। ठीक है? नाउ ये जो न्यूज है ना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन अ सेंस ये डीटीएच के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है कि डीटीएच सेक्टर में 100% एफडीआई आएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए इंडिया की एफडीआई पॉलिसी है क्या, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस में आएंगे। तो इसीलिए हमारा इस न्यूज आइटम में फोकस मोस्टली होगा इंडिया की एफडीआई पॉलिसी क्या है। ठीक है? पर पहले हम देख लेते हैं डीटीएच को लेके इन्होंने क्या करा है। ओके, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गाइडलाइंस टू ब्रिंग इन सिंक विद द एग्जिस्टिंग एफडीआई पॉलिसी दैट अलाउज 100% एफडीआई इन डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। 100% एफडीआई मतलब पहले पता है कितनी थी, 49%। तो फॉरेन कोई कंपनी, कोई फॉरेन टाटा स्काई जैसी कंपनी अगर इंडिया में ऐसी टाटा स्काई टाइप देना चाहती है फैसिलिटी, तो उसे किसी टाटा स्काई कंपनी के साथ पार्टनर करना पड़ेगा, जॉइंट ओनरशिप में ही वो इंडिया में आ सकते हैं। ठीक है? और उनका शेयर होगा 49% तक, लिमिट है। क्लियर? बट अब आपने 100% एफडीआई कर दी, तो अब फॉरेन कंपनीज, फॉरेन ये डीटीएच प्रोवाइडर्स भी आ सकते हैं 100% ओनरशिप में। क्लियर? इससे ये डीटीएच का सेक्टर बेटर होगा। अपार्ट फ्रॉम 100% एफडीआई इन्होंने और चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस करे, एक तो इन्होंने इनके लाइसेंसेस कम कर दिए। पहले जो लाइसेंस मिलता था ना डीटीएच के लिए टाटा स्काई को, वो 10 साल के लिए मिलता था और फिर रिन्यू होता था। अब आपने कह दिया कि अब 20 साल के लिए इशू होगा और हर 10 ईयर्स पे रिन्यू होगा। लाइसेंस फी, जो स्पेक्ट्रम वालों को लाइसेंस फी देनी पड़ती है ना, जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होते हैं 4G वगैरह के, जो उनको लाइसेंस फी देनी पड़ती है, इनको भी उतनी देनी पड़ेगी। पहले इनको ज्यादा देनी पड़ती थी, राइट? तो लाइसेंस फी उतनी ही दी जाएगी, प्लस पहले इन्हें लाइसेंस फी देनी पड़ती थी 10% ऑफ देयर ग्रॉस रेवेन्यू, जितना इनके पास रेवेन्यू आ रहा है 10% उसका, एजीआर मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब इन्हें 8% ऑफ देयर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू देना पड़ेगा, तो इनकी लाइसेंस फी कम कर दी है। इनको टेलीकॉम सेक्टर के साथ पैरिटी दे दी है, इनका लाइसेंस बड़ा कर दिया है, फी भी कम कर दी है, प्लस लाइसेंस फी अब क्वार्टरली बेसिस पे ली जाएगी, एनुअल बेसिस पे नहीं। तो थोड़ी इनको डीटीएच ऑपरेटर्स को राहत की सांस दी है। क्यों देनी पड़ी इनको राहत की सांस? वेल, हो क्या रहा था कि ये डीटीएच जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना टाटा स्काई वगैरह, इनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था इंटरनेट से।
इंटरनेट आने की वजह से लोग टीवी नहीं देख रहे, लोग नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार वगैरह देख रहे हैं। डीटीएच सर्विसेज के लिए बहुत सारे लोगों ने कैंसिल ही करा दिया टाटा स्काई कि छोड़, नेटफ्लिक्स पे सब कुछ अवेलेबल तो है, मैच भी आप हॉटस्टार पे देख लेते, तो क्या करना। तो दे आर फेसिंग स्टिफ कंपटीशन, ऊपर से इन्हें गवर्नमेंट को इतनी लाइसेंस फी देनी पड़ती है, तो वो कम हो जाएगा। तो मेजर एडवांटेजेस इसके यही हैं कि थोड़ा सा सरवाइव कर जाएंगे। क्लियर। खैर, डीटीएच ऑपरेटर्स ने कहा है कि ये अच्छी चीज करी है गवर्नमेंट ने, ये जो भी चेंजेस लेके आए हैं, पर हमें और भी चेंजेस चाहिए। जैसे कि जो डीटीएच टाटा स्काई वाले हैं और केबल वाले हैं, ये दो लोग आपको टीवी दिखाते हैं। अब डीटीएच वालों को तो ज्यादा लाइसेंस फी देनी पड़ती है, ये केबल ऑपरेटर्स को कम लाइसेंस फी देनी पड़ती है, जबकि जो चैनल के प्राइसिंग है वो दोनों को सेम देनी पड़ रही है। मतलब कि डीटीएच वालों को गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, इनको कम पैसे देने पड़ रहे हैं, जबकि ये पैसा कंज्यूमर से उतना ही ले रहे हैं, राइट। इसीलिए डीटीएच ऑपरेटर्स का कहना है कि आप इनकी लाइसेंस फी या तो हमारे जितने कर दो, क्योंकि अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इन्हें, या हमारी इनके जितनी कम कर दो। ये बात कह रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि जो न्यू टैरिफ ऑर्डर आया था ना ट्राई का, उसमें कहा था कि ये जो प्राइस चार्ज करेंगे केबल ऑपरेटर्स और ये जो डीटीएच ऑपरेटर्स प्राइस चार्ज करेंगे, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। तो फिर इन्होंने कहा है डीटीएच ऑपरेटर ने कि फिर लाइसेंस फी भी सिमिलर कर दो, राइट। तो ये इनका वो है। खैर, इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आपने फोकस करना है, ये तो मतलब इसे एक पासिंग रीड दे देना, मतलब नोट्स में इसे अच्छे से पढ़ लेना, पर इतना ध्यान मत देना। इस पे क्वेश्चन चांसेस है कि डीटीएच पे नहीं आएगा, टेलीकॉम पे आएगा, इस पे नहीं आएगा। मेन चीज जो आपने ध्यान से रटनी भी है, याद भी करनी है, वो है एफडीआई पॉलिसी इन इंडिया। नाउ एफडीआई होता क्या है? A foreign direct investment is an investment made by a firm or individual in one country into business interests located in another country. Generally, FDI takes place when an investor establishes foreign business operations or acquires foreign assets in a foreign company. ठीक है? या तो कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोल लेती है, वो एफडीआई है, या कोई बाहर की फॉरेन कंपनी रिलायंस में स्टेक ले लेती है अच्छा खासा, कि 30% ओनरशिप ले ली, रिलायंस जियो में ले ली मान लो, ठीक है। तो वो एंट्री कर रही है इंडिया में और पार्टनरशिप कर रही है जियो के साथ, ठीक है। तो उसे एफडीआई कहेंगे। क्लियर। नाउ एफडीआई को आप क्वालिफाई कैसे करोगे? देखो, एक और एफडीआई होती है, मान लो कि फॉरेन इंसान है, वो रिलायंस के शेयर्स खरीद लेता है, वो एफडीआई नहीं है। एफडीआई तब होगी जब आप अपनी प्रेजेंस कंसिडरेबली इंडिया में लेके आते हो, रिलायंस में काफी हद तक कंट्रोलिंग स्टेक ले लेते हो। तो किसे हम एफडीआई कहेंगे? उसकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। एफडीआई मींस इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या तो अनलिस्टेड कंपनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, जैसे बायजूस वगैरह होगी, उसमें कोई 40% शेयर, 30% शेयर, 20% शेयर, कितना मर्जी परसेंट शेयर बायजूस जो शेयर मार्केट पे अभी लिस्टेड नहीं है, उसमें ले ले, वो एफडीआई है। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम 10% से ज्यादा आपको शेयर ले देना है। जैसे रिलायंस एनर्जी लिस्टेड कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, अगर कोई फॉरेन कंपनी इसमें 10% से ज्यादा शेयर ले लेती है तो उसे एफडीआई गिना जाएगा, 10% से कम लेती है तो उसे एफआईआई या एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट गिना जाएगा। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, इंडिया की एफडीआई पॉलिसी है क्या? इंडिया ने ना आपके जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। कुछ सेक्टर्स में, कुछ एरियाज में फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में एफडीआई कर सकते हैं अंडर ऑटोमेटिक रूट, यानी कि उन्हें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कंपनी से बातचीत करनी है और उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेना है, इंडिया की कंपनी में, या इंडिया में ऑपरेशंस खोल लेने हैं। ऑटोमेटिक रूट, कोई गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर होता है। खैर, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट ना स्ट्रेटेजिक कहती है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बिना हमारे अप्रूवल के कोई इस एरिया में इन्वेस्टमेंट कर दे, तो उन स्ट्रेटेजिक एरियाज में आपको अप्रूवल रूट चूज करना पड़ता है, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। क्लियर? नाउ पहले जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स थ्रू अप्रूवल रूट होती थी ना, वो सारे इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स पहले जाते थे एफआईपीबी में, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। 2017 में गवर्नमेंट ने एफआईपीबी को कैंसिल कर दिया और गवर्नमेंट ने कहा कि देखो अब ऐसा है कि अब ना गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स थ्रू अप्रूवल रूट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है गवर्नमेंट रूट के थ्रू कर रहे हो अगर आप, तो जो इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज है ना उनसे अप्रूवल मिलेगा, एफआईपीबी पे जाने की जरूरत ही नहीं है।
यानी कि अगर मैं माइनिंग सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग से अप्रूवल ले लिया। अगर मैं ये डीटीएच सर्विसेज में एफडीआई कर रहा हूं तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से मैंने अप्रूवल ले लिया। इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज हैंडल करेंगी। पहले क्या होता था, एफआईपीबी में जाएगा, यहां से क्लियर होएगा, फिर इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज में जाएगा, वहां से क्लियर होएगा। तो एक लेयर आपने खत्म कर दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर करने के लिए। खैर, एफडीआई इन इंडिया कैन बी मेड थ्रू दीज टू रूट्स, ये पता होना चाहिए। अगेन मैं दोबारा बता दूं, एफडीआई और एफआईआई या एफपीआई में फर्क पता है क्या है? एफडीआई वो इंसान करता है जो इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस के लिए इंडिया में आ रहा है। एफपीआई और एफआईआई वो होते हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, कि शेयर मार्केट में शेयर खरीद लिए, सस्ते खरीदे, आगे महंगे बेच दिए, इस कामों के लिए हो तो आप एफडीआई नहीं कर रहे। एफडीआई आप तभी कर रहे हो जब आप यहां पे बिजनेस करना चाहते हो, सिग्निफिकेंट कैपिटल एसेट्स बनाना चाहते हो, फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, कंट्रोलिंग स्टेक ले रहे हो इंडियन कंपनीज में, वो ठीक है। तो बिजनेस करने आ रहे हो तो एफडीआई है। क्लियर, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक ना वो देख लेते हैं हम। एफडीआई तो हमने कर लिया है, पर और एफडीआई इंपॉर्टेंट भी है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसका आपको एविडेंस मिलता है कि इस साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में एफडीआई पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं। With reference to FDI in India, which one of the following is considered its major characteristic? इसका major characteristic क्या है? It is the investment through capital instruments essentially in a listed company. नहीं, अनलिस्टेड कंपनी में भी हो सकता है। वो कंपनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिस्टेड है उसमें भी आप एफडीआई कर सकते हो, राइट? ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये गलत है। इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लोज। ऑब्वियसली अगर मैं रिलायंस के शेयर्स खरीद रहा हूं तो रिलायंस को लोन थोड़ी दे रहा हूं। अगर मैं इंडिया में बिजनेसेस सेटअप कर रहा हूं तो मैं इंडिया में किसको लोन दे रहा हूं, राइट? तो ये नॉन डेट इन्वेस्टमेंट है। एक तो डेट इन्वेस्टमेंट होगी कि आप किसी को लोन दे रहे हो इंडिया में, एक आप सारा कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ रहे हो, आप वहां बिजनेस करने आ रहे हो, तो ये नॉन डेट है, राइट? तो ये सही हो सकता है। बाकी भी देख लेते हैं। इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। नहीं, डेट का लेना देना ही नहीं है इसमें। इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ना, foreign institutional investment is different from FDI. There is a difference between FDI and FII. FII अलग होती है, FII या FPI, FDI अलग होती है। तो ये सारे गलत हैं। The only correct option is B. तो अगर आपको FDI का पता होगा तो आप सही ऑप्शन मार्क करोगे। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है सारा करंट अफेयर्स। ये 3 मेजर इश्यूज थे जिन पे लंबी हमने डिस्कशन कर ली। खैर, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं, या डिस्कस नहीं, मैं मेंशन करता हूं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको पढ़ने हैं। 3 आर्टिकल्स हैं, 2 इंडियन एक्सप्रेस में और एक द हिंदू में। ये तीनों आपने पढ़ने हैं, जरूर पढ़ना, आपकी आंसर राइटिंग ही इंप्रूव होगी। Alright, makes sense? So that's it from my side, guys. I hope you liked today's lecture. It was a bit long though, but I hope you liked it. It cleared a lot of your concepts and it made economy a little bit, a tad bit easier for you, right? In any case, if you have any doubts, then please write to us. What are your doubts? We will be happy to receive them all, alright? So that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.